ठीक है, देखो आज हमको नया हमारा जो यूनिट 9 है उसमें जो अगला टॉपिक है हमारा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। सूचना मतलब इंफॉर्मेशन एंड सूचना एवं संचार कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी, इसको शॉर्ट में कहते हैं आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी। ठीक है ना। अब देखो इसमें हमको पढ़ना क्या है, उनने केवल हमको लिख के दिया है सिलेबस में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, लेकिन ये दो शब्द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन अपने आप में बहुत सारी चीजों को समाहित किए हुए हैं, इसलिए ये टॉपिक सबसे लंबा हो जाता है। लगभग सब कुछ है इसमें। इंफॉर्मेशन सूचना, सूचना का तो मतलब समझते हो ना कि कोई भी जानकारी होती है उसको वो एक व्यक्ति के लिए सूचना है। जैसे मैं तुमको जो दे रहा हूँ, नॉलेज दे रहा हूँ, ये इसको एक हम इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। हालांकि नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में अंतर होता है, लेकिन सामान्यतः हम पर्यायवाची के रूप में रखते हैं कि भाई हमको इतनी इन्फॉर्मेशन है, हमको कंप्यूटर के बारे में जानकारी है, हमको भूगोल के बारे में जानकारी, इतनी इन्फॉर्मेशन है। और वर्तमान जो युग है सूचना का युग है, जिसके पास जितनी ज्यादा सूचना, और देखो जिसके पास जितनी ज्यादा सूचना होती है वो उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है। भाई ज्ञान, हालांकि ज्ञान पहले ही बताया नॉलेज अलग है और सूचना अलग है, लेकिन समानार्थी के रूप में प्रयोग होते हैं ज्यादातर नॉलेज और इंफॉर्मेशन। आपको किसी व्यक्ति के बारे में नॉलेज है, आपको दुनिया के विभिन्न देशों के बारे में जानकारी है, तो आपके पास नॉलेज ज्यादा है, उसको कहेंगे कि हम उसके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है, लेकिन उसको क्या मान बोलेंगे कि उसके पास नॉलेज ज्यादा है। इंफॉर्मेशन और नॉलेज पहले बताया पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होते हैं, अंतर है दोनों वर्ड में। नॉलेज एक अलग चीज है, लेकिन हम सामान्यता क्या है नॉलेज को इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही कुछ ऐसा है कि ज्यादातर हमको क्या इंफॉर्मेशन ही देता है, हम चीजों को रट लेते हैं तो वो एक टाइप की इंफॉर्मेशन ही हो गई। तो जिसके पास जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन वो उतना ज्यादा ज्ञानी। भैया उनने धर्म के बारे में उसको पूरी सूचना है, तो उनने कहा कि भागवत कर रहा है, धार्मिक ज्ञान बांट रहा है। तो मूल चीज क्या है सूचना, जिसके पास जितनी ज्यादा सूचना वो उतना ज्यादा ताकतवर या सक्सेसफुल, कुछ भी कह सकते हो। इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। दूसरा शब्द है कम्युनिकेशन, संचार। अब यहां पर संचार का मतलब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, यहां पर संचार का मतलब है ये जो सूचना है इसका ट्रांसपोर्टेशन, सूचना एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचे, इसके लिए शब्द यूज किया गया है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, ये केवल किसका है ट्रांसपोर्टेशन है, सूचना का, कि सूचना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या एक जगह से दूसरे जगह तक कैसे पहुंच रही है, उसको कहते हैं हम संचार, इंफॉर्मेशन की कम्युनिकेशन। और इसमें तीसरा शब्द आ गया है टेक्नोलॉजी। देखो प्रौद्योगिकी पहले ही भी परिभाषित किया है प्रौद्योगिकी को हमने, कि जो साइंस होता है, साइंस जो खोज करता है। आप देखो हर साल नोबेल पुरस्कार मिलता है, नोबेल पुरस्कार कभी तुमने नहीं देखा होगा कि किसी फ्रिज बनाने को वाले मिला है, किसी ने वॉशिंग मशीन का आविष्कार किया है उसको मिला, किसी ने पंखे का आविष्कार। नोबेल मिलता है वैज्ञानिक खोजों पर, और उस वैज्ञानिक खोज के आधार पर कुछ वैज्ञानिक फिर हमारे जीवन को आसान करने वाली मशीनों का निर्माण करते हैं। तो जो साइंटिफिक खोज है, उस साइंटिफिक खोज से जो हमने इक्विपमेंट बनाए हैं वही टेक्नोलॉजी है। समझ रहे ना, मतलब जो वैज्ञानिक खोजें की गई, जो ज्ञान प्राप्त किया गया है, उस ज्ञान का जो व्यवहारिक उपयोग में लाया जाता है, तभी उसको हम क्या कहते हैं, प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी
आदमी को साइंस की जानकारी हो नहीं हो, आपको ग्रेविटेशनल की जानकारी नहीं हो, तो भी आप क्या है ग्रेविटेशनल से संबंधित प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हो और कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी साइंटिफिक खोजें हैं जिसके आधार पे हमने बहुत विकसित प्रौद्योगिकी का निर्माण किया है। तो देखो यहां पर सूचना का संचार के लिए प्रौद्योगिकी, सीधा मतलब यही है इस टॉपिक का कि वर्तमान समय में जो सूचना का ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन हो रहा है इधर से उधर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, उसमें टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है। ना तो देखो हमको सूचना को डिटेल में पढ़ना है, ना ही हमको संचार को डिटेल में पढ़ना है, हमको उनसे रिलेटेड टेक्नोलॉजी को पढ़ना है। भाई आज के समय में आपको सूचना किससे प्राप्त हो रही है? एक समय था, यदि आप इतिहास में चले जाओ तो सूचना के स्रोत बहुत सीमित थे, बहुत सीमित। सूचना का एकमात्र स्रोत होता था व्यक्ति, या फिर व्यक्ति प्रकृति से भी सूचना ले लेता था। एक तो क्या है व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, ज्ञान का खजाना जिसने दुनिया घूमी है, उसके पास 4 लोग बैठते थे, कुछ भी संकट होता तो उससे पूछते थे कि तुमने तो दुनिया देखी, तुमको तो पूरी दुनिया की जानकारी है, तो इस संदर्भ में तुम अपनी सलाह दो, क्योंकि और तो कोई तरीका ही नहीं है जानकारी प्राप्त करने का। व्यक्ति, प्रकृति, आदमी प्रकृति को देख के सूचना प्राप्त कर लेता था। कैलेंडर थोड़ी होता था कि उनने कहा कि भैया अब ठंड चालू हो गई है, उनने कहा कि अब कार्तिक का महीना चालू हो गया है। हवा को देख के, सूरज की रोशनी देख के, दिशा देख के, चंद्रमा की दिशा देख के बता देते थे कि अब कौन सा महीना, कार्तिक आ गया है कि भादो आ गया है कि अब क्या आ गया है। तो सूचना के ये स्रोत थे और ये स्रोत बहुत सीमित थे। अब व्यक्ति है, व्यक्ति तो सीमित ही है ना, मर जाएगा 100 साल बाद, वो व्यक्ति अपनी सूचना को दूसरे में ट्रांसफर करके जाएगा, दूसरे व्यक्ति को देके जाएगा, या कोई किताब लिख के जाएगा, फिर वो धीरे धीरे सूचना का स्रोत बन जाएगा कि उसने किताब लिख गया, उसको किताब को 4 लोगों ने पढ़ा, वो सूचना। तो पहले सूचना के स्रोत, सूचना प्राप्ति का जो स्रोत है या सूचना को फैलाने के स्रोत थे वो बहुत सीमित थे। धीरे धीरे क्या है ये साधन विकसित होते गए। डाक पत्र, पोस्ट ऑफिस आया, टेलीग्राफ आया, टेलीफोन आया, और फिर देखते देखते रेडियो, संचार, टेलीविजन, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, सब कुछ आ गया। और आज का युग क्या है? सूचनाओं का युग है। पहले व्यक्ति को सूचना नहीं मिल पाती थी, और आज की स्थिति है कि एक व्यक्ति सूचना से इतना ज्यादा घिरा हुआ है, उसके ऊपर दिन भर सूचना की बम्बार्डिंग हो रही है, और सूचना एकदम क्विक मिल रही है, सूचना एकदम तत्काल मिल रही है। दिल्ली में कोई फैसला लिया गया, उसके 30 सेकंड बाद गांव में बैठे व्यक्ति को सूचना मिल गई, इस बार फलाने व्यक्ति को सरकार ने टिकट दी, तत्काल मिल गई। तो हमको इसी टेक्नोलॉजी पर फोकस करना। और देखो आज का युग वो युग नहीं है कि आपके पास कितनी सूचना है, आज के युग में सफलता यह है कि आपके पास सूचना कितनी जल्दी पहुंच रही है। क्योंकि आज के समय में तो पहले अखबार ऐसा है ना, पिक्चर, पुराने पिक्चर में देखो आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, रोड के किनारे अखबार बेच रहे, आज की ताजा खबर। अब नहीं बेचता, क्योंकि आज के समय में अखबार में ताजा खबर आ ही नहीं सकती, क्योंकि जब तक अखबार छपते हैं वो ताजा खबर बासी हो जाती है। ताजा खबर का वर्तमान में सबसे मेन स्रोत है इंटरनेट, मोबाइल। मोबाइल जो हाथ में आ गया, स्मार्टफोन, मोबाइल सूचना का सबसे मेन साधन हो चुका है इंटरनेट के माध्यम से। तो आज के समय में आपके पास सूचना कितनी जल्दी है वो मेन है। जिसके पास जितनी ज्यादा सूचना है, सूचना जितनी जल्दी है, वो सबसे ज्यादा सफल है। तो देखो इसमें हमको यही पढ़ना है कि सूचना से संबंधित जो टेक्नोलॉजी है, सूचना और संचार से संबंधित, सूचना के संचार से संबंधित, समझ रहे हैं ना? संचार मतलब उसका क्या है? इस सूचना को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने का जो साधन है, उसकी जो टेक्नोलॉजी है वही हमको पढ़नी है। और यदि हम इसमें देखें तो इस पूरे सिलेबस में हमको 2 चीज दिखाई देगी कि इस सूचना और संचार से संबंधित उपकरण कौन कौन से हैं, टेक्नोलॉजी किन उपकरणों के माध्यम से, या कौन से उपकरण है जिससे हमको सूचना प्राप्त हो रही है, और इस सूचना को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजने का साधन, मतलब संचार का साधन। बस 2 ही चीज पढ़ना है हमको, संचार का साधन क्या है, सूचना पहुंचाने का उपकरण। भाई आपको उपकरण क्या है?
जैसे रेडियो, लेकिन अब तो मेरे हिसाब से शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसको रेडियो से सूचना मिले। रेडियो कोई, अब उन्होंने कहा कि हो सकता है पुराने ख्यालात का आदमी है तो उन्होंने कहा कि वो रेडियो पे गाने सुन ले रहा है। रेडियो ने भी अपना रूप बदल लिया है, सारे काम ने कारवान निकाल दिया है, रेडियो 5,000 गाने गाने सुनने के लिए। सूचना का तो स्रोत नहीं ही बचा है। टेलीग्राफ नहीं है, पोस्ट ऑफिस भी सूचना का स्रोत नहीं है। अब हो सकता है आज से 20 साल पहले सिलेबस में रेडियो को पढ़ लेते थे, अब तो नहीं ही बचा है। तो भैया जो वर्तमान में हम तो उसी पे फोकस करेंगे। तो वर्तमान में जो उपकरण का मेन स्रोत है वो एक तो क्या है, हमारा कंप्यूटर है, टीवी है, मोबाइल है। टीवी भी बहुत ज्यादा दिन का नहीं बचा है, लेकिन फिर भी अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में टीवी के माध्यम से ही लोगों को सूचनाओं की प्राप्ति हो रही है। तो उपकरण तो हमको तीन ही देखना है, कंप्यूटर पढ़ना है, टेलीविजन, टेलीविजन में भी ज्यादा नहीं है, इस मोबाइल, तीन चीजें हमको देखना है। दूसरा क्या है, संचार के साधन, किन साधनों के माध्यम से जो संचार का आदान प्रदान हो। तो देखो संचार के साधनों में भी हमको दो कैटेगरी में बांटना है, एक को बांटना है वायर युक्त और दूसरे में है वायरलेस। वायरलेस, वायर युक्त में केवल एक है ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, बाकी किसी को नहीं पढ़ना हमको, केवल ऑप्टिकल फाइबर, बाकी सब बेतार संचार। हम बेतार संचार, वायरलेस कम्युनिकेशन की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। देख रहे हैं 5G 6G पर ट्रायल चल रहा है, 5G आ जाएगा फिर 6G, तो हो सकता है ऑप्टिकल फाइबर की भी जरूरत ना हो, लेकिन अभी तो ऑप्टिकल फाइबर है और आने वाले कुछ समय में भी ऑप्टिकल फाइबर रहेगा, क्योंकि उसकी कुछ ऐसी विशेषताएं हैं कि वायरलेस उसको रिप्लेस नहीं कर पा रहा है। हाँ, बाकी वायरलेस में हमको बहुत सारी चीज पढ़नी है। अब देखो इसमें भी क्या है ना, जैसे एक ब्लूटूथ होता था, अब तो बहुत सीमित हो गया, लेकिन अभी भी क्या है ना, आप देखो मोबाइल में ब्लूटूथ होता है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं उपयोग में लाई जा रही है। ब्लूटूथ है, वाईफाई है, लाईफाई है, वाई मैक्स है, फिर LTE है, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, वोल्ट है, VOLT है, और बहुत सारे देखेंगे। मतलब यही है, इसमें हमको थोड़ा थोड़ा सा जानना है। ये आजकल ज्यादातर चल रहे हैं। 4G टेक्नोलॉजी में क्या आ रहा है, 5G में, जैसे 4G में LTE आया, 5G में क्या है, 6G में क्या लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो मोबाइल और संचार दोनों को हम एक साथ ही पढ़ लेंगे। मतलब देखो इस टॉपिक में हमको केवल इतना ही पढ़ना है, उपकरण पढ़ने हैं और संचार के साधन किस माध्यम से कम्युनिकेशन एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच रहा है, वायर के माध्यम में, ऑप्टिकल फाइबर को पढ़ेंगे हम और इनको पढ़ेंगे, ठीक है ना। और देखो इन सब की हमको बेसिक जानकारी लेनी है, कोई उनकी हमको टेक्नोलॉजी नहीं समझनी है, मतलब टेक्नोलॉजी नहीं समझना है कि ये काम कैसे क्या करता है, हमको तो कुछ बेसिक जानकारी, कुछ फैक्ट याद रखने हैं, क्योंकि हमको तो फैक्ट ही बताना है। तो इसको हम बहुत सीमित रूप में देखेंगे इस टॉपिक को। सीमित का मतलब यही है कि हमारे काम का क्या है उसी पर फोकस करेंगे, बाकी किसी से कोई मतलब है नहीं, ठीक है ना। तो देखो हम पहले चालू करते हैं, सबसे पहले देखते हैं, पहले उपकरण देख लेते हैं और फिर संचार के साधनों पर जाएंगे। उपकरण में भी सबसे मेन तो क्या है, कंप्यूटर। तो पहले हम चालू करते हैं कंप्यूटर से। अब देखो जो कंप्यूटर है, अब वैसे तो आज के समय में हर व्यक्ति कंप्यूटर पढ़ता है, हर व्यक्ति कंप्यूटर की बेसिक शिक्षा तो ले ही लेता है। BSc कंप्यूटर कर रहा है और नहीं कर रहा है तो भी वो PGDCA DCA कर ले रहा है। हालांकि उसमें भी व्यक्ति केवल और केवल क्या है, डिग्री ही हासिल करता है, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक जानकारी तो कंप्यूटर के संदर्भ में होती ही है कि व्यक्ति को इतना तो पता ही रहता है कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, बहुत बेसिक जानकारी व्यक्ति को कंप्यूटर के बारे में होती ही है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे मैं जो कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल सीमित और बेसिक है, जो एग्जाम में पूछ रहा है हम केवल उस पर फोकस कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य पूरा कंप्यूटर पढ़ना नहीं है कि एक एक
उसको पढ़ रहे हैं, एक एक उसके औजार को, एक एक टूल को, नहीं। पेपर में क्या पूछ रहा है उसी से संबंधित हमको चीजों को फोकस करना है। और मेन चीज क्या है, वर्तमान में क्या हो रहा है उस पर ज्यादा फोकस करना है। लेकिन फिर भी क्या है, आप क्वेश्चन देखोगे पुराने पेपर के तो वो बेसिक से भी पूछ ले रहा है, सिंपल से पूछ ले रहा है कि हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर किसका हिस्सा है, बेसिक जानकारी। तो कुछ बेसिक जानकारी हम कंप्यूटर के संदर्भ में ले रहे हैं, केवल बेसिक जानकारी। इसको हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, केवल बेसिक जानकारी के आधार पर हम इस कंप्यूटर टॉपिक को पढ़ेंगे। और देखो बेसिक जानकारी में सबसे पहले तो क्या है, कंप्यूटर का विकास क्रम है। इसमें से क्वेश्चन पूछा है कंप्यूटर आया कहां से, कंप्यूटर का विकास क्रम क्या है, कंप्यूटर कहां से विकसित होना चालू होता है, कंप्यूटर का विकास क्रम। तो देखो कंप्यूटर के विकास क्रम में सब व्यक्ति जानते हैं कि ये कंप्यूटर जो विकास हुआ है वो अबेकस, एक मशीन, अबेकस, सबसे पहले अबेकस का आविष्कार किया गया था 1602 में। इस अबेकस मतलब ये भी एक गणना करने वाली मशीन थी। यदि कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ देखें तो कंप्यूट मतलब होता है गणना करना, इसलिए कंप्यूटर के लिए जो हिंदी शब्द होता है वो क्या होता है, संगणक। कंप्यूटर कंप्यूट शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है गणना, मतलब एक ऐसी मशीन, मतलब तुम कंप्यूटर का उपयोग करके गाना सुन रहे, पिक्चर देख रहे, वो तो कंप्यूटर का जिसको कहना चाहिए बाई प्रोडक्ट है, उसका सहायक है कि उसमें जोड़ते गए। मूल कंप्यूटर बनाया गया था गणना करने के लिए, और आज भी कंप्यूटर गणना करने में ही उपयोग हो रहा है सबसे ज्यादा, जिसको हम कहते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर में कोई व्यक्ति गाने नहीं सुन रहा बैठ के, गणना कर रहा है। मतलब जो पहले बेसिक कंप्यूटर था अब वो तुमको दे दिया गया है कि तुम उसमें गाना सुनो, पिक्चर देखो, थोड़ी बहुत फाइल आइल बनाओ, बेसिक काम करना। और जो पहले काम बेसिक कंप्यूटर जिसके लिए बनाया गया था, अब वो काम कौन कर रहा है, सुपर कंप्यूटर। बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है, तुम सोच भी नहीं सकते कितने बड़े स्तर पर वो काम करता है सुपर कंप्यूटर। भी पढ़ेंगे सुपर कंप्यूटर के प्रकार में। तो मतलब देखो विकास क्रम अबेकस से हो रहा है कि व्यक्ति क्या सोच रहा है, गणना करने वाली कोई मशीन हो जाए। देखो पहले गणना व्यक्ति ही करता था, टोटल व्यक्ति, आज सारी गणना कंप्यूटर कर रहा है। कुंडली भी कंप्यूटर बना रहा, सॉफ्टवेयर है कुंडली के। नहीं तो पहले व्यक्ति कुंडली बनाता था, नक्शा बना के और ऐसा करके ये ग्रह वो ग्रह। आज कुछ नहीं करना है, कंप्यूटर में आप डालो वो आपकी कुंडली बना के दे देगा, मतलब डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ टाइम, सॉफ्टवेयर है उसमें, एकदम एक्यूरेट गणना करता है। चंद्र ग्रहण की गणना, सूर्य ग्रहण की करना, ये काम ज्योतिष का होता था, इसको गणित ज्योतिष कहते थे। गणित ज्योतिष, ज्योतिष के दो हिस्से, फलित और गणित। गणित ज्योतिष गणना करता था, वो बता देता था कि सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, आप भी बता सकते हो गणना करके। अब भी ये सारी गणना कौन कर रहा है, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की शुरुआत, उसका विकास क्रम ही है गणना, व्यक्ति गणना करने वाली मशीन बना रहा है। उसका पहला है अबेकस, एक मशीन होती है जो गणना, बिल्कुल बेसिक, कुछ नहीं है उसमें। लेकिन हमको तो याद यही रखना है कि सबसे पहले क्या है, अबेकस बनाया गया 1602 में। फिर इसके बाद जो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो है फ्रांस का गणितज्ञ ब्लेज पास्कल। फ्रांस का गणितज्ञ है ब्लेज पास्कल। इसने क्या है, एक गणना करने वाली यांत्रिक मशीन बनाई, मैकेनिकल, गणना करने वाली एक यांत्रिक मशीन का निर्माण किया प्रथम। मतलब एक ऐसी मशीन जो जोड़ घटाना कर सकती थी 1642 में। पास्कल लाइन कहते हैं उस मशीन को, 1642 में पास्कल लाइन, ये मशीन बनाई उसने जो जोड़ घटाना कर देती थी, जो जोड़ घटाना करती थी। पहली पास्कल लाइन पास्कल ने बनाई थी, ब्लेज पास्कल ने। ठीक है ना। देखो आपका जो कैलकुलेटर है इसी पास्कल लाइन का ही, या पास्कल लाइन लिख लेना, पास्कल लाइन, इसी पास्कल लाइन का विकसित रूप है कैलकुलेटर।
पहली गणना करने वाली मशीन बनाई ब्लेज पास्कल ने 1642 में, पास्कल लाइन नाम दिया गया। इसी पास्कल लाइन का विकास करके क्या बनाया गया, कैलकुलेटर। और ये कैलकुलेटर दूसरे व्यक्ति ने बनाया है, लेबनीज। लेबनीज ने ही पास्कल मशीन को बेहतर करके क्या बना दिया, कैलकुलेटर। लेबनीज, लेबनीज ने ही पास्कल मशीन को बेहतर किया और कैलकुलेटर बना दिया। ठीक है ना। फिर अगला जो विकास क्रम में हमको नाम दिखाई देता है, वो अगला नाम आपको याद रखना है, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने 1882 में एक मशीन का निर्माण किया। 1821-22 में, 1800 दोनों डेट लिखी हुई है, 21-22। इस मशीन को कहते थे डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन। चार्ल्स बेबेज ने एक मशीन बनाई जिस मशीन को क्या नाम दिया गया, डिफरेंस इंजन नाम दिया गया। ये भाप से चलती थी और ये बीज गणित को करती थी। और बस यहीं से इसी को कंप्यूटर, यहीं से कंप्यूटर शक्ल लेना चालू कर दे देगा। ठीक है ना। इसलिए क्या कहते ये एक तो पास्कल का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, दूसरा चार्ल्स बेबेज। पास्कल ने देखो कैलकुलेटर बनाया नहीं, लेकिन लेबनीज ने उसी पास्कल लाइन का उपयोग करके कैलकुलेटर बनाया। तो फिर पहली बार जो एक डिफरेंस इंजन जो बीज गणित करती थी, वो मशीन किसने बनाया, आपके चार्ल्स बेबेज ने 1821-22 में। ठीक है ना। फिर इसके बाद एक और जो परिवर्तन होता है, इसी डिफरेंस इंजन के विकसित करके एक और इंजन बनाया गया, एनालिटिक इंजन। एनालिटिक इंजन, ये भी चार्ल्स बेबेज ने बनाया 1837 में, एनालिटिक इंजन। ठीक है ना। और ये एनालिटिक इंजन अब देखो वही विकसित रूप है कि ये ना केवल जोड़ घटाना गुणा भाग पूरा कैलकुलेशन करने में सक्षम था, पूरा कैलकुलेशन करने में सक्षम था ये एनालिटिक मशीन। ठीक है। फिर इसमें आपको एक और नाम और डेट याद रखनी है, वो है ABC। एक मशीन ABC, ABC उसका फुल फॉर्म है एटना सॉफ क्लिफोर्ड बेरी। एटना सॉफ क्लिफोर्ड बेरी। एटना सॉफ क्लिफोर्ड बेरी, ABC। 1839 में ये तीन लोगों का नाम है, जॉन एटना सॉफ और क्लिफोर्ड बेरी। जॉन एटना सॉफ और क्लिफोर्ड बेरी, ये तीन लोग हैं, इन तीन, वो दो लोग हैं सॉरी, इनने मिलकर क्या है, एक मशीन बनाई। और ये कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर यहीं से है। यही है आपका पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, 39 में, 1939 पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ABC। एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर कहते हैं, दोनों वैज्ञानिकों के नाम पर इसे ABC नाम दिया गया 1939 में। फिर इसके बाद एक और नाम याद रखना है, मार्क 1। मार्क 1, मार्क 1, मार्क 1 1944 में हार्वर्ड आइकॉन ने बनाया। 1944 हार्वर्ड आइकन।
हार्वर्ड आइकन ने बनाया। और ये मार्क वन करता क्या है? ये मार्क वन विद्युत यांत्रिकी गणना, डेटा संग्रह सब कुछ करता था। विश्व का प्रथम है, क्या है? विद्युत यांत्रिकी, विद्युत यांत्रिकी पे चलता था, गणना भी करता था और डेटा का संग्रह भी करता था, डेटा का संग्रह भी करता था। इतने सारे काम ये एक साथ कर रहा है मार्क वन। फिर इसके बाद एक और व्यक्ति का नाम याद रखना है, जेपी एकर्ट तथा जॉन मुचली। इन्होंने एनियक बनाया 1946 में। एनियक, एनियक, ENIAC, एनियक 1946 में। एनियक दरअसल क्या है? 1946 में इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर, इंटीग्रेटर कंप्यूटर। ये पूछा गया है एनियक का फुल फॉर्म। ये है 1946 में, 1946 में। और जो नाम याद रखना है, एकर्ट और जॉन मुचली। एकर्ट और जॉन मुचली, ये दो व्यक्ति का नाम याद रखना है जिन्होंने एनियक, ये प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, दुनिया का पहला प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है एनियक, 1946। फिर दूसरा नाम याद रखना है आपको, एडवेक, EDVAC, एडवेक। एडवेक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रेट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एडवेक 1946-47 में, 47 लिख लो, 1947। और इसमें जो नाम याद रखना है एडवेक का, वॉन न्यूमैन, वॉन न्यूमैन। एडवेक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रेट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, एनियक, एनियक के बाद एडवेक, एडवेक के बाद एक और नाम याद रखना, एडसेक 1949 में। ये पहला प्रोग्राम सहित, ये जो एनियक, एनियक के बाद अपन ने एडवेक लिखा है, ये एडवेक क्या करता था? संग्रहित प्रोग्राम अवधारणा, मतलब संग्रहित प्रोग्राम को रन करता था। ये संग्रहित प्रोग्राम को रन करता था, संग्रहित प्रोग्राम को रन करने वाला कंप्यूटर था एडवेक। एडवेक के बाद एडसेक आया 1949 में। ये संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था, एडसेक। एडसेक ये क्या था? संग्रहित प्रोग्राम पर चलने वाला डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, एडसेक। और फिर उसके बाद यूनिवैक,
UNIVAC, यूनिवेक। यूनिवेक क्या है? पहला व्यापारिक कंप्यूटर है, पहला व्यापारिक कंप्यूटर, पहला व्यापारिक कंप्यूटर है यूनिवेक। ठीक है ना? फिर माइक्रो कंप्यूटर है, फिर सुपर कंप्यूटर, इसको तो अपन अलग से देखेंगे। तो बस देखो, कंप्यूटर के विकास क्रम में आपको इतना ही, ये कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, कुछ फैक्ट हैं जिनको आपको याद रखना है। ठीक है ना? तो देखो, पहला टॉपिक ही है कंप्यूटर। कंप्यूटर का पहले हमने क्या है, विकास क्रम देखा है। फिर कंप्यूटर के इस विकास क्रम में आगे जाके क्या है, इस पूरे विकास क्रम को जब कंप्यूटर, ये तो हमने देखा कि भाई अबेकस एक जो साधारण गणना का यंत्र था, उस साधारण के गणना यंत्र से कंप्यूटर का डेवलपमेंट होना चालू होता है। और ये जो साधारण का गणना यंत्र धीरे से क्या है, विकसित होकर कंप्यूटर बन जाता है। जब वो कंप्यूटर बन गया, आप देखो जो प्रारंभिक कंप्यूटर बना था, वो प्रारंभिक कंप्यूटर बिल्कुल सिंपल था। तो अब जब कंप्यूटर पहला बना, बिल्कुल बेसिक कंप्यूटर बना, फिर उसमें और संशोधन किया गया, फिर और संशोधन किया गया। संशोधन होते होते आज हमको एक पूर्ण विकसित कंप्यूटर दिखाई देते हैं, जिसको आप लैपटॉप के रूप में देखते हो या डेस्कटॉप के रूप में देखते हो। तो ये कंप्यूटर के विकास क्रम, ये तो कंप्यूटर का विकास क्रम था कि एक साधारण मशीन से हम कंप्यूटर तक आए। जब कंप्यूटर तक आ गए, तब कंप्यूटर और विकसित होता चला गया। तो इसी कंप्यूटर के विकास क्रम को क्या है, अलग अलग जनरेशन के आधार पर बांटते हैं। तो देखो, कंप्यूटर के विकास क्रम की पीढ़ियां, ये भी आपको याद रखना है। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर के विकास क्रम की पीढ़ियां। 5 पीढ़ियों में इसको, इसके विकास क्रम को बांटा गया है। जनरेशन कहते हैं इसको, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। ठीक है ना? तो बस इसमें कुछ आपको फैक्ट याद रखने हैं, एक टेबल के माध्यम से है। आप उस टेबल को एक बार पढ़ लोगे, बात खत्म हो जाएगी। सबसे पहले है, उसको कहते हैं फर्स्ट जनरेशन, प्रथम पीढ़ी। फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन की जो टाइम पीरियड है वो है 1942 से 1955। कई जगह 1945 से 55 है, 55 मान लो आप, 1955 तक ये इसका टाइम पीरियड है। प्रथम पीढ़ी कब से कब तक थी? 42 से 55 तक। इस प्रथम पीढ़ी में हार्डवेयर क्या होता था? हार्डवेयर, अभी देखो पढ़ेंगे आगे चल के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी कार्ड, सारी चीजों को। अभी तो बस आपको एक टेबल के रूप में इसको याद रखना है कि इसमें क्या है, मुख्य हार्डवेयर। तो इसमें मुख्य हार्डवेयर के रूप में क्या उपयोग होती है? वैक्यूम ट्यूब, निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब उपयोग होती है मुख्य हार्डवेयर के रूप में। और इसमें जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के रूप में उपयोग होती थी मशीन भाषा और बाइनरी संख्या में। मशीन लैंग्वेज भाषा, बाइनरी संख्या में। बाइनरी संख्या मतलब वही 0 और 1 के रूप में, डिजिटल टाइप में, बाइनरी संख्या में। फिर तीसरा आपको इसमें याद रखना है कि इसमें मेमोरी के रूप में किस चीज का उपयोग किया जाता था? मेमोरी, मेमोरी के रूप में इसमें क्या उपयोग में लाया जाता था? तो देखो, इसमें मेमोरी थी पेपर टेप और पंच कार्ड, पेपर टेप और पंच कार्ड, पेपर टेप पंच कार्ड। और फिर एक और चीज याद रखनी है, ये गणना कितनी देर में करता था? गणना का टाइम, इसका गणना का टाइम था मिली सेकेंड, मतलब सेकेंड का भी बहुत मिलियनवा हिस्सा, मिली सेकेंड, ये उसका गणना या कैलकुलेशन का टाइम था। ये नहीं खोल रहा, पता ना ढक्कन, नहीं वो ढक्कन, पेन का ढक्कन।
ये की गणना कितनी कर रहा है, मिलियन सेकंड में, ठीक है ना। फिर इसमें भाषा कौन सी उपयोग होती थी, तो देखो यहीं पे अपन ने लिखा है मशीन भाषा, तो ये भाषा भी कौन सी है, मशीन लैंग्वेज, मशीन भाषा। प्रथम पीढ़ी में मशीन भाषा का उपयोग किया जाता था। और इसका उदाहरण है, उदाहरण यहां पे लिख दे रहा हूं, एग्जाम्पल, उदाहरण, जो अब भी हमने पढ़ा है एनिएक, ENIAC, ये इतना आपको क्या है, एक जनरेशन के बारे में याद होना चाहिए कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का टाइम पीरियड क्या है, उसमें मुख्य हार्डवेयर क्या होता था, उसमें मुख्य सॉफ्टवेयर क्या होता था, उसमें मेमोरी कार्ड के रूप में क्या उपयोग में लाया जाता था, और उसमें मेमोरी किस रूप में होती थी, गणना कितनी देर में करता था वो, उसमें भाषा कौन सी उपयोग में लाई जाती थी, और उसका उदाहरण क्या है। एनिएक जो अभी अपन ने पढ़ा ना, एनिएक, एडवेक, यूनिवेक, ये सब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे 1946 के आसपास, 1949 के 1955 तक जो भी कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ सब क्या है, फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत हम उसको लिखते हैं। बस अब इसी टाइप से आपको पांचों पीढ़ी को याद रखना है। इसके बाद आती है सेकेंड जनरेशन, दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी का जो टाइम पीरियड है वही 55 के बाद, 55 के बाद मतलब सीधा क्या है, 55 से लेके 1964-65 तक, 1955 से 1964 तक दूसरी पीढ़ी है, 1955 से 1964। 1964 तक जितने कंप्यूटर डेवलप हुए सब क्या है, सेकेंड जनरेशन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसका मुख्य हार्डवेयर हो जाता है ट्रांजिस्टर, क्योंकि इस समय तक ट्रांजिस्टर का आविष्कार हो गया था। तो अब कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब की जगह किसका उपयोग किया जा रहा है, ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जा रहा है। और सॉफ्टवेयर भी बदल जाएगा, अब सॉफ्टवेयर के रूप में असेंबलर एवं कंपाइलर का उपयोग किया जाएगा। असेंबलर और कंपाइलर, अभी आगे पढ़ेंगे सभी, असेंबलर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है। सॉफ्टवेयर के रूप में असेंबलर और कंपाइलर का उपयोग किया जाता है, और मेमोरी कार्ड के रूप में चुंबकीय टेप और डिस्क, चुंबकीय टेप और डिस्क, चुंबकीय टेप और डिस्क। इसकी गणना और कम सेकंड थी, ये माइक्रो सेकंड में गणना करना चालू करता है, माइक्रो सेकंड, माइक्रो सेकंड में गणना करता है। इसकी जो भाषा है वो थी कोबोल और फोर्ट्रॉन, कोबोल और फोर्ट्रॉन, ठीक है ना। ये फोर्ट्रॉन पहली कंप्यूटर लैंग्वेज भी मानी जाती है, फोर्ट्रॉन, ठीक है ना। और इसका जो उदाहरण लिख लेना, IBM 1401, IBM 1401, IBM 1401, IBM 1401, IBM 1400 CDS, ये पूरी सेकंड जनरेशन। फिर आती है थर्ड जनरेशन, तीसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी 1965 से या 1964 के बाद, 1965 या 1964 से सीधे 1975 तक, 1975, 1975 तक थर्ड जनरेशन। अब थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर भी रिप्लेस हो जाएगा, और ट्रांजिस्टर की जगह क्या आ गई, आईसी चिप, इंटीग्रेटेड चिप आ गई, इंटीग्रेटेड चिप, आईसी मुख्य हार्डवेयर हो गया। सॉफ्टवेयर भी बदल गया, सॉफ्टवेयर की जगह क्या आ जाएगा, इंटरप्रेटर आ जाएगा सॉफ्टवेयर की जगह। इंटीग्रेटेड चिप मुख्य हार्डवेयर हो गई और इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर हो गया। मेमोरी में भी बदलाव आएगा। अब मेमोरी के लिए चुंबकीय स्टोरेज में वृद्धि हुई है। ये चुंबकीय टेप था ना, अब ये चुंबकीय स्टोरेज में बहुत वृद्धि हो गई, चुंबकीय स्टोरेज में वृद्धि हो गई।
चुंबकीय स्टोरेज में वृद्धि हो गई। अब गणना का टाइम और कम हो गया, माइक्रो की जगह क्या आ गया, नैनो सेकेंड में गणना करने लगा। हमारे लिए तो हम तो सेकंड के आगे भी नहीं सोच पाते, हमारे लिए तो कंप्यूटर ही बहुत फास्ट है, कितना बड़ा जोड़ा, बटन दबाया हमने जोड़ दिया, तो सेकंड में गणना कर दे रहा है। लेकिन ये तो देखो मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, मतलब सेकंड के भी बहुत 10 की घात नैनो, समझ रहे हैं ना, 10 की घात 9, तब जाके वो नैनो को पता है। तो यहाँ पर इतने माइनस में वो गणना कर रहा है, सेकंड के नैनोवे हिस्से में गणना कर दे रहा है, तो नैनो सेकंड में। भाषा यहाँ पर पास्कल, बेसिक और बी, पास्कल, बेसिक, पास्कल और बेसिक, पास्कल बेसिक। सी लैंग्वेज भी थर्ड पीढ़ी में आ गई थी, सी। और इसका जो उदाहरण है, इसका उदाहरण लिख लेना, थर्ड जनरेशन का उदाहरण था आईबीएम, आईबीएम वाले ही बना रहे हैं, आईबीएम 360, आईबीएम 360 थर्ड जनरेशन, आईबीएम 360। फिर इसके बाद है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो है 76 से 89 तक, 1975। तो अब फोर्थ जनरेशन आएगी 1975 ही लिख लो, या 1976 से 1989 तक, फोर्थ जनरेशन। इंटीग्रेटेड चिप की जगह आ जाएगा माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, इंटीग्रेटेड चिप को रिप्लेस किया गया और क्या आया, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। और माइक्रो प्रोसेसर जो था वो भी था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब आईसी ही थी लेकिन बहुत बड़ी थी, वीएलएसआई कहते हैं उसको, वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, बहुत बड़े स्तर का था माइक्रो प्रोसेसर। इसमें सॉफ्टवेयर भी बदल जाएगा, और सॉफ्टवेयर क्या जाएगा, सॉफ्टवेयर की जगह इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यूनिक्स, एक शब्द लिख लेना, यूनिक्स, बस। मेमोरी में भी बदलाव हुआ, और मेमोरी में क्या है, अर्धचालक मेमोरी का प्रयोग किया जाएगा, सेमीकंडक्टर, अर्धचालक मेमोरी, अर्धचालक मेमोरी। और ये गणना और कम सेकंड, पीको सेकंड में करना चालू कर दिया उन्होंने, पीको सेकंड, मतलब गणना का टाइम कम होते जा रहा है, सेकंड के ही हम बहुत मामूली हिस्से में घुसते जा रहे हैं, पीको सेकंड में। इसकी भाषा है ओरेकल, ओरेकल। और इसका उदाहरण लिख लेना, आईबीएम पीसी, जो चौथी जनरेशन है, वो पर्सनल कंप्यूटर है। आईबीएम ने पर्सनल कंप्यूटर बनाया, एप्पल ने भी अपना पर्सनल कंप्यूटर बना दिया, ठीक है ना। तो ये सब फोर्थ जनरेशन में इतना डेवलप हो गया है, मतलब जिसको हम डेस्कटॉप कह रहे हैं, वो लगभग हमको उसका जो प्रारंभिक रूप है वो चौथी जनरेशन में दिखाई देता है। फिर इसके बाद आती है पांचवी पीढ़ी और अंतिम पीढ़ी। पांचवी पीढ़ी है 1990 से वर्तमान तक, 1990 से अभी तक फिफ्थ जनरेशन है। फिफ्थ जनरेशन में जो मुख्य हार्डवेयर है, इस पांचवी जनरेशन में जो मुख्य हार्डवेयर है वो यूएलएसआई, यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेट, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग किया जा रहा है। एसएलएसआई, स्मॉल लार्ज स्केल लैपटॉप इंटरनेट, अब तो क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग आ गई नहीं, तो इंटरनेट ज्यादातर इसी का उपयोग किया जा रहा है। तो यहां पर हार्डवेयर में भी बदलाव हो गया। सॉफ्टवेयर सीधे सीधे क्या है, अब कोई एक सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं करता, यहां पे भी क्या लिख सकते हैं, इंटरनेट, पूरा खेल बदल गया इंटरनेट के माध्यम से। जो मेमोरी है वो भी बदल गई पूरी से, इधर क्या है, अब ऑप्टिकल डिस्क आ गई, ऑप्टिकल डिस्क आ गया, क्लाउड स्टोरेज की सुविधा आ गई है, ये तो अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, वर्चुअल मेमोरी वही क्लाउड स्टोरेज की सुविधा आ गई है। और जो गणना है वो पीको की जगह अब क्या है, फैक्टो सेकंड में हो रही है, फैक्टो
सेकेंड, सेकेंड से और नीचे पहुंच गया, और छोटा फेक्टो सेकेंड। जो इस समय जो प्रोग्रामिंग हो रही है सबसे ज्यादा जावा और एचटीएमएल में हुई है, जावा और एचटीएमएल, जावा और एचटीएमएल। और इसके जो उदाहरण है अभी हम इसको लिख सकते हैं सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। ठीक है ना। तो देखो ये कंप्यूटर के जनरेशन की अलग अलग पीढ़ियां थी, इतनी पीढ़ियों में कंप्यूटर का विकास हमको दिखाई देता है। देखो इसमें जो चीज है इन्हीं को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे मतलब कि भाई कंपाइलर क्या होता है, प्रथम पीढ़ी में जो लैंग्वेज है वो क्या थी, तो हम अलग से पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज क्या होती है, ये लैंग्वेज क्या होती है। लेकिन आपको एक टेबल के रूप में याद रखोगे तो क्या है, फैक्ट याद रखना आसान हो जाएगा, क्योंकि एक साथ ही आप क्या है पूरी 5 पीढ़ी को रिवाइज कर सकते हो। क्वेश्चन तो इसी में से आएगा, टाइम पीरियड, मेमोरी क्या थी, हार्डवेयर क्या था, सॉफ्टवेयर क्या था, ये बेसिक जानकारी ही आपको पूछी जाएगी। ठीक है ना। तो ये हमने कंप्यूटर का विकास क्रम देखा है। अब इसके बाद हम देखते हैं कंप्यूटर के प्रकार। ये कंप्यूटर का विकास क्रम है। अब देखते हैं कंप्यूटर का प्रकार, कितने प्रकार के कंप्यूटर दिखाई देते हैं। कंप्यूटर के प्रकार, ठीक है ना। और देखो जो कंप्यूटर के प्रकार हैं वो भी दरअसल क्या है, अलग अलग आधार पर हम करते हैं। एक होता है कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन, कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर, कार्य कैसा करता है कंप्यूटर उसके आधार पर। दूसरा क्लासिफिकेशन है आकार के आधार पर, आकार के आधार पर। और तीसरा क्लासिफिकेशन है कि उद्देश्य के आधार पर, किस उद्देश्य के लिए कंप्यूटर का निर्माण किया गया है, उद्देश्य के आधार पर। सबसे पहले देखते हैं अपन कार्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो कार्य के आधार पर जो कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन है, यहाँ पे हमको 3-4 प्रकार के कंप्यूटर दिखाई देंगे। सबसे पहला है कार्य के आधार पर, उसको कहते हैं हम एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग, एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है ना। अब देखो यहीं पे अपन इसको बहुत डिटेल में हमको नहीं लिखना है, कि हमसे नहीं पूछ रहा एनालॉग कंप्यूटर किसको कहते हैं, परिभाषा बताओ। एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जिसमें गणना क्या है, एनालॉग रूप से की जाती है। मतलब ये वो कंप्यूटर है जो भौतिक मात्राओं को नापने, फिजिकल भौतिक मात्राओं को मापने के लिए, भौतिक मात्राओं को मापने के लिए जिस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है उसको हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। भौतिक मात्राओं मतलब क्या है, टेम्परेचर नापने के लिए, दाब मापने के लिए, लंबाई मापने के लिए, ये सब भौतिक राशियों का उपयोग जिस कंप्यूटर में किया जाता है उसको एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। ये कंप्यूटर ज्यादातर प्रयोगशालाओं में प्रयोग किए जाते हैं। आप लेबोरेटरी में जाओगे तो ज्यादातर क्या है, एनालॉग कंप्यूटर ही वहां पे देखेंगे, क्योंकि वो केवल मेजरमेंट का काम करते हैं। तो जो मेजरमेंट का काम करता है उसको हम कह रहे हैं एनालॉग कंप्यूटर। और ये लगभग लगभग अब चलन से बाहर हो चुके हैं एनालॉग कंप्यूटर, पुरानी बात हो गई एनालॉग कंप्यूटर। अभी तो जो मूल चलता है वो क्या है, डिजिटल कंप्यूटर है। तो कार्य के आधार पर दूसरा कंप्यूटर है डिजिटल, डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है ना। डिजिटल कंप्यूटर नाम में ही उसका लिखा है कि वो डिजिटल कंप्यूटर है, मतलब यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं कि वो डिजिटल रूप से गणना करता है। यहां पर जो सिग्नल है वो कैसे होते हैं, डिजिटल। सिग्नल कैसे होते हैं, डिजिटल सिग्नल होते हैं। और डिजिटल सिग्नल का मतलब क्या है,
डिजिटल सिग्नल का मतलब ये है कि वही बाइनरी 0 1 के फॉर्म में होता है। जैसे होती है ना कि इलेक्ट्रिसिटी कुछ इस रूप में चलती है, डिजिटल सिग्नल कुछ इस रूप में चलता है, ऐसा ऐसा। तो डिजिटल रूप में यहां पर क्या है, सिग्नल चलते हैं, और ये डिजिटल संकेतों पर ही काम करता है, 0 और 1, केवल दो होते हैं, 0 और 1। तो ऐसे कंप्यूटर को हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। और डिजिटल कंप्यूटर का सबसे अच्छा उदाहरण है आपका कैलकुलेटर, ये एक प्रकार का डिजिटल कंप्यूटर है। तो देखो डिजिटल कंप्यूटर भी अब जिसको कहना चाहिए कि हमको बहुत पुरानी चीज होगी, हम डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल घड़ी देखते हैं, कैलकुलेटर सबसे अच्छा उदाहरण है डिजिटल कंप्यूटर के लिए। और तीसरा होता है हाइब्रिड, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड नाम से समझ आ रहा है, जो डिजिटल और एनालॉग दोनों को एक साथ संयोजित कर देते हैं तो हाइब्रिड कंप्यूटर हो जाता है। और हाइब्रिड कंप्यूटर का सबसे अच्छा उदाहरण है पेट्रोल पंप की जो मशीन होती है, जो पेट्रोल डालती है, उसमें देखोगे वो रुपए भी बताएगा, वो बताएगा कितना लीटर भी हो गया है, और वो यदि एक देखोगे तो पेट्रोल की डेंसिटी भी बता देता है, मतलब घनत्व भी बता रहा है, मात्रा भी बता रहा है, पैसे को भी कैलकुलेट करके सब चीज बता दे रहा है। तो वो डिजिटल और एनालॉग के संयोजन से जो बना है उसी को कह रहे हैं हम हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है ना, पेट्रोल पंप का उदाहरण याद रखना, वो हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण। ठीक है, तो ये तीन टाइप के। अब आजकल एक चौथा टाइप भी विकसित हो रहा है जिसको कहते हैं क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर क्या है, जो फिजिक्स के क्वांटम सिद्धांत पर काम करेगा। क्वांटम कंप्यूटर है जो प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत पर काम करेगा, और इसकी जो गणना होगी ना क्यू बिट्स के आधार पे होगी, क्यू बिट्स। अभी हम देख रहे हैं गणना पहले मेगा बिट्स के आधार पे की गई, फिर गीगा बिट्स के आधार, बाइट के आधार पे, फिर टेराबाइट्स। ये क्या है, क्यू बिट्स पे गणना करेगा, लेकिन ये भविष्य का कंप्यूटर है, अभी इस पे काम चल रहा है। और सुपर कंप्यूटर को भी रिप्लेस करके ये क्वांटम कंप्यूटर आएगा, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर से की जो स्पीड है वो सुपर कंप्यूटर से 100 गुना अधिक रहेगी, और आकार सुपर कंप्यूटर से बहुत छोटा रहेगा। सुपर कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा होता है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर का आकार भी छोटा रहेगा, और गणना उससे 100 गुना अधिक तेजी से वो गणना कर सकता है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर के प्रकार हो गए, किसके, कार्य के आधार पे। अब देखते हैं आकार के आधार पे। आकार के आधार पे जो कंप्यूटर का पहला प्रकार है उसको हम कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। आकार के आधार पे, आकार साइज, साइज मतलब माइक्रो, समझ ही रहे हो, माइक्रो मतलब छोटा कंप्यूटर, छोटा हो, कम कीमत हो, वो माइक्रो कंप्यूटर होता है। और हम जो कंप्यूटर यूज करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर ही होता है। घर में जो पीसी रखा ना, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टेबल पे रखा तो डेस्कटॉप, लैब पे रखा तो लैपटॉप, वही पाम टॉप, वही सब है, ये सब माइक्रो कंप्यूटर है। माइक्रो मतलब ऐसा नहीं कि सूक्ष्म कंप्यूटर, माइक्रो जो हम यूज कर रहे हैं घरों में, जो सामान्यतः यूज करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर है। इसमें एक मॉनिटर होता है, एक सीपीयू होता है, संग्रहण की बहुत सीमित क्षमता होती है जीबी में, ये माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक है, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सब माइक्रो कंप्यूटर के ही उदाहरण है। ठीक है, फिर इससे थोड़ा जो बड़ा होता है उसको कह देते हैं हम मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। इससे जो थोड़ा सा बड़ा होता है उसको कहते हैं हम मिनी कंप्यूटर। ठीक है ना, ये मध्यम आकार के कंप्यूटर होते हैं, और माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक शक्तिशाली। तो देखो आकार उनका बड़ा हो गया है तो स्वाभाविक सी बात है वो अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे, वो अधिक बड़े स्तर पर काम करेंगे। ठीक है ना, और जो बैंकों में, ऑफिसों में, जहां तक जो बड़े स्तर पर काम होता है वो मिनी कंप्यूटरों पर होता है, क्योंकि उसमें एक से अधिक सीपीयू का उपयोग किया जाने लगता है। तो ऐसे कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं, मिनी कंप्यूटर कहते हैं। आकार में छोटे हैं, भंडारण क्षमता भी इनकी सामान्य से ज्यादा होती है। फिर माइक्रो हो गया, मिनी हो गया, फिर तीसरा, तीसरा जो कंप्यूटर है आकार के आधार पर उसको हम कहते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, ये आकार में बहुत बड़े होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, आकार में बहुत बड़े होते हैं, संग्रहण क्षमता बहुत अधिक होती है। कंप्यूटर कई समय, एक कंप्यूटर में बहुत सारे व्यक्ति एक साथ काम कर सकते हैं। ऐसे कंप्यूटरों को क्या है, हम मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं।
ठीक है ना। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है कि देखो ये कॉल सेंटर वगैरह में मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, एक बड़ा सीपीयू रखा है बीच में और उससे क्या है बहुत सारे मॉनिटर कनेक्ट हो गए, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर हो जाएगा। कि एक साथ बहुत सारे लोग एक सीपीयू में काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा सीपीयू होता है, इसको मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। आप रेलवे रिजर्वेशन कराने जा रहे हो, बैंकों में जा रहे हो, जहां पे भी बहुत सारे लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, उनके लिए एक बड़ा सीपीयू रखा रहता है, उसको कहते हैं हम मेन फ्रेम कंप्यूटर। और ये मेन फ्रेम कंप्यूटर ही बहुत बड़े स्तर पर विकसित होते होते क्या है कि जो सर्वर जिसको हम कहते हैं ना, उस रूप में हम इसको उपयोग में लाते हैं। सर्वर जो शब्द आगे पढ़ेंगे हम, एक शब्द आएगा सर्वर। सर्वर के माध्यम से ही क्या है बड़ी बड़ी साइटें चलती हैं। एक शब्द यूज होता है जिसको कहते हैं हम सर्वर। एक बहुत बड़ा सीपीयू जिसमें सारी जानकारी संग्रहित है वो सर्वर कहलाता है। जैसे आप फेसबुक चलाते हो, फेसबुक, तो फेसबुक का अपना एक सीपीयू है, अपना एक सर्वर है, बहुत बड़ा सर्वर है जिसमें पूरी दुनिया में फेसबुक चलाने वालों का डाटा संग्रहित है। तो इस सर्वर में जो डाटा होता है उसको बिग डाटा कहते हैं। आगे सब इसकी चर्चा करेंगे, बिग डाटा क्या होता है और क्या लड़ाई चल रही है इसको लेके। समझ जाओ मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है। और मेन फ्रेम के बाद जो कंप्यूटर आता है उसको कहते हैं हम सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते हैं, एक पूरी बिल्डिंग लग जाती है इनको स्टैब्लिश करने में। एक पूरी बिल्डिंग में कंप्यूटर, एक कंप्यूटर आता है सुपर कंप्यूटर, आकार में बहुत बड़ा होता है, इसकी जो कैलकुलेशन स्पीड है वो बहुत ज्यादा होती है, इसको पेंटाफ्लॉप में गणना करते हैं, उसको हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं। तो देखो सुपर कंप्यूटर के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में बता दे रहा हूं। बाकी देखो ये तो नाम के आधार पर ही इसकी गणना है, आपसे पेपर वेपर में नहीं पूछ रहा मिनी माइक्रो, ये तो बस आपको जानने के लिए मैं बता दे रहा हूं। पेपर में क्वेश्चन आएगा सुपर कंप्यूटर से, क्योंकि यही वर्तमान में मेन है जिसको लेकर रिसर्च किया जा रहा है, सुपर कंप्यूटर। तो देखो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता कौन होता है। सैमोर क्रे, ये इसका जन्मदाता है, सैमोर क्रे जन्मदाता। सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता है सैमोर क्रे। ठीक है, ये सुपर कंप्यूटर विशेष कार्य के लिए डिजाइन किए जाते हैं, विशेष कार्य के लिए डिजाइन किए जाते हैं, विशेष कार्य के लिए। संग्रहण क्षमता बहुत अधिक, स्पीड बहुत अधिक, आकार बहुत बड़ा, आकार बहुत बड़ा, लार्ज स्केल, ऊर्जा की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। ना इतनी बड़ी मशीन जब स्थापित करोगे तो बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी का भी कंजम्पशन करेंगे, तो बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। तो सैम्यूअल क्रे 1976 में इसने सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता है सैम्यूअल क्रे, इसलिए इसको क्रे कंप्यूटर्स भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो इस सुपर कंप्यूटर में आपको एक दो चीज और याद रखनी है। वर्तमान में जो भी गणना है साइंटिफिक स्तर पर, रिसर्च स्तर पर, मतलब आपकी चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी हो, आपकी चाहे डिफेंस टेक्नोलॉजी हो, आपकी कोई भी टेक्नोलॉजी, वहां पर जो गणना हो रही है, अब ऐसा थोड़ी कि इसरो तुम्हारे कंप्यूटर से गणना, वो सुपर कंप्यूटर में गणना करेगा, क्योंकि वो यहां से चांद से कनेक्शन स्थापित कर रहा है। भैया इतनी बड़ी दूरी है, गणना बहुत बड़े स्तर पर हो रही है। तो जहां पे भी रिसर्च है जो भी बड़े स्तर पर हो रहा है, सुपर कंप्यूटर के स्तर पर हो रहा है, वो सब सुपर कंप्यूटर पर काम करते हैं। इसलिए पूरी दुनिया में इस समय सुपर कंप्यूटर के विकास को लेके होड़ मची हुई है। इसलिए हर साल में 2 बार एक लिस्ट आती है 500 सुपर कंप्यूटर, दुनिया के 500 टॉप सुपर कंप्यूटर, दुनिया के 500 टॉप सुपर कंप्यूटर। तो हर साल लिस्ट आती है। 2023 की लिस्ट है, उसमें जो दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर है वो है फ्रंटियर। फ्रंटियर यूएसए का है,
दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, और इसकी जो गति है वो 1102 पेंटाफ्लॉप है। 1102 पेंटा फ्लॉप्स, 1102 पेंटा फ्लॉप्स। जो कंप्यूटर की स्पीड है ना, जो सुपर कंप्यूटर की स्पीड को पेंटा फ्लॉप में नापते हैं। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस पे नापते हैं, तो पेंटा फ्लॉप में। इसका फुल फॉर्म है, पेंटा मतलब 5 और फ्लॉप्स का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ये भी याद रखना, फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ऑपरेशन प्रति सेकेंड, ये फ्लॉप्स का फुल फॉर्म है। FLOPS, PS फ्लॉप्स, पेटाफ्लॉप्स, ऐसा पेटाफ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन प्रति सेकेंड। तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड के आधार पर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर यूएसए का। दूसरे नंबर पर जापान का कंप्यूटर है, उसका नाम है फुगाकू, 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 और इसकी स्पीड है 442 पेंटाफ्लॉप्स। दुनिया का दूसरा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, लेकिन स्पीड देख रहा है, ये 1102 है, आधे से भी कम हो गया है। मतलब कितना गैप है अमेरिका के पास जो सुपर कंप्यूटर है। इतना तेज सुपर कंप्यूटर दुनिया में किसी देश के पास नहीं है। जापान के पास दूसरे नंबर का है, लेकिन उसकी स्पीड देख रहा है, आधी से भी कम है। और तीसरे नंबर पर है लूमी, यह फिनलैंड का है, फिनलैंड। इसकी स्पीड है 309 पेंटाफ्लॉप। ठीक है ना। तो देखो, ये इससे क्वेश्चन पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है, क्योंकि प्री में तो फैक्ट ही आएगा। कंप्यूटर के प्रकार आपसे नहीं पूछ रहा है कि मिनी, माइक्रो, सब पुराना हो गया है। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, लिस्ट हर साल आती है, साल में 2 बार आती है। जून 2023 की लिस्ट है, दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर फ्रंटियर, स्पीड भी याद रखो। अब आते हैं भारत पर। भारत का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है एरावत, एरावत। और देखो, 1 2 3 75, समझ गए ना। जो टॉप 500 लिस्ट में, उसमें 75 नंबर पर कौन सा कंप्यूटर है, एरावत। एरावत भारत का है, इसको पुणे की सीडेक ने बनाया है, सीडेक पुणे। और इसकी स्पीड है 8.5 पेंटाफ्लॉप्स, 8.5। समझ रहे, स्पीड देख रहे हैं और इसकी स्पीड देख रहे हैं, अंतर। तुम तो अपन कहां हैं और कहां है। तो भारत सुपर कंप्यूटर में बहुत पीछे है अभी। 1102 पेंटाफ्लॉप, 8.5, मतलब हमें तो कोई तुलना, हमारा जो सुपर कंप्यूटर है, भले वो दुनिया में 75 नंबर पे आ रहा है, कह सकते हैं कि भैया दुनिया का 75, लेकिन स्पीड में हम बहुत पीछे हैं। यदि इस लिस्ट को आप पीछे जाते जाओ, 2007 भारत का सुपर कंप्यूटर दुनिया में 6वें या 7वें नंबर का सुपर कंप्यूटर था हमारे पास। तब हमारी स्पीड 3-4 पेंटाफ्लॉप के आसपास होती थी, लेकिन उस समय दुनिया की सुपर कंप्यूटर की स्पीड भी उतनी नहीं थी। लेकिन उसके बाद अमेरिका, जापान, हर देश ने अपने सुपर कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाना चालू करी, लेकिन हम उस अनुपात में सुपर कंप्यूटर की नहीं बढ़ा पाए, क्योंकि हमारे पास, क्योंकि सुपर कंप्यूटर को स्थापित करने में बहुत पैसा लगता है, बड़े मात्रा में इन्वेस्टमेंट चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। ना तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट है ढंग का, पैसा भी नहीं है हमारे पास टेक्नोलॉजी भी नहीं। मतलब पैसा तो है, लेकिन हमारी प्राथमिकता नहीं है। भाई अभी मंदिर बनाने के दो तो उन्हें का पैसा खोल देंगे, बोरा भर भर के पैसा है। लेकिन सुपर कंप्यूटर, अब जो सुपर कंप्यूटर है तो तुम गणना कहां से करोगे। देख रहे ना, इनका कंप्यूटर ऐसा चल रहा है जैसे आज से बहुत साल पहले तो उनका मोबाइल चलते थे, उनकी टोटल मेमोरी होती थी 512 MB।
आज तो मोबाइल चला रहे हो, उसकी मेमोरी कम से कम आ रही है 6 GB 8 GB रैम का मोबाइल चला रहे हो, कितनी स्पीड से चल रहा है। पुराना मोबाइल जो 512 MB की मेमोरी चलता था, कैसा चलता था। ये इतना अंतर आ जाएगा। हमारा इसरो जब गणना कर रहा है तो वो इससे कर रहा है। ये हमारा फास्टेस्ट है, एरावत AI फास्टेस्ट 8.5, और ये 1102, मतलब कोई तुलना ही नहीं है। फिनलैंड जैसा छोटा सा देश, फिनलैंड को आप मैप में देखो कुछ नहीं है वहां पे, उसका सुपर कंप्यूटर भी 309 पेंटाफ्लॉप की स्पीड से गति कर रहा है। तो भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास एक, जिसको कहना चाहिए बड़ी चुनौती, उसकी अलग समस्या है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, और बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ये एरावत को नाम याद रखना, ये भारत का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, दुनिया में 75वें स्थान पर है। इसके अतिरिक्त देखो भारत की बहुत सारी सुपर कंप्यूटर और हैं जो, जिनका आपको नाम पता होना चाहिए। देखो भारत के जो सुपर कंप्यूटर हैं, एक तो एरावत है। एरावत से पहले भी क्या है, भारत के अपने सुपर कंप्यूटर होते थे जिनका नाम चलता था, लेकिन अब एरावत टॉप पे आ गया है। इसके पहले एक परम सिद्धि होता था, परम 800 होता था। परम 800 तो भारत 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था, लेकिन इसके पहले क्या है, एक परम सिद्धि होता था, परम सिद्धि। ये सब नाम याद रखना, भारत के सुपर कंप्यूटर हैं। परम सिद्धि होता था, प्रत्यूष होता था, प्रत्यूष, परम सिद्धि, प्रत्यूष, मिहिर, आदित्य, मिहिर, आदित्य, ये सब भारत के सुपर कंप्यूटर हैं। परम युवा, पदम, परम शिवाय, एका, परम शक्ति, परम कामरूप, परम गंगा, परम अनंत, नाम ही है परम परम। और स्पीड क्या बताएं। ठीक है ना, तो ये सुपर कंप्यूटर है। अब देखो इसमें एक दो चीज और याद रखना कि भारत में जो सुपर कंप्यूटर, नहीं, एक तो ये लिस्ट हो गई 500, एक और लिस्ट आजकल आने लगी है जिसको कहते हैं ग्रीन 500, ये भी आजकल आने लगी। 500 की लिस्ट तो बहुत पुरानी 1993 से आ रही है, ये अभी आना चालू की है। अब नाम से आप समझ गए होंगे ग्रीन 500, ग्रीन जैसी हो गया मतलब ऊर्जा का कम खपत। ये बहुत ऊर्जा की खपत करते हैं, हजारों किलोवाट में, क्योंकि सोचो ना इतनी बड़ी जब मशीन चलेगी एक साथ, वो कंप्यूटर अपने कंप्यूटर नहीं है, पूरी एक बिल्डिंग में उतनी बड़ी मशीन रखी, वो सुपर कंप्यूटर है। तो अब उनने कहा कि नहीं, ऐसा सुपर कंप्यूटर बनाओ जो कम से कम बिजली खाए। तो अब फिर वो जो आपका फ्रंटियर है वो नहीं, ग्रीन 500 की लिस्ट में पहले नंबर पर है हेनरी, ये यूएसए का है, हेनरी है। 6वें नंबर पर है फ्रंटियर, जो दुनिया का फास्टेस्ट कंप्यूटर है ना फ्रंटियर, वो ग्रीन 500 की लिस्ट में 6वें नंबर पर है। बिजली कंजम्पशन के आधार पर लिस्ट निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको लिस्ट याद रखनी है सुपर कंप्यूटर की, और भारत के कुछ सुपर कंप्यूटर। अब देखो भारत में सुपर कंप्यूटर के संदर्भ में एक दो लाइन और याद रख लेना कि भारत में सुपर कंप्यूटर का जो जन्मदाता है वो कौन है, भाटकर। उसका पूरा नाम है डॉक्टर विजय भाटकर, डॉक्टर विजय, डॉक्टर विजय पांडुरंग भाटकर। ये भारत में सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता है। इन्होंने 1991 में सीडेक के द्वारा परम 800 बनाया था। सीडेक ये पुणे की संस्था है, 1991 में क्या बनाया था, परम 8000। ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, परम 8000, सीडेक पुणे द्वारा बनाया गया था, और बनाने वाला व्यक्ति था क्या है, डॉक्टर विजय पांडुरंग भाटकर। ठीक है ना। अब देखो ये परम 800 हम क्या कह रहे हैं, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, लेकिन इसके पहले ये एक, जिसको कहना चाहिए सही अर्थों में कार्यशील सुपर कंप्यूटर था, जो सीडेक पुणे के द्वारा बनाया गया था। लेकिन क्या है, एक इसके पहले जो हमारा हिंदुस्तान नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु ने
फ्लोसोल वार इसको बनाया था, फ्लोसोल वार, ये नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा 1980 में बना लिया गया था। ये भी एक सुपर कंप्यूटर है। तो देखना आप पेपर में, आप देख लेना क्या पूछ रहा है। वैसे तो वो परम, ये जो 8000 थी ऑप्शन में देगा, लेकिन यदि फ्लो सॉल्वर को नाम दे दिया गया तो आप निशान फ्लो सॉल्वर पर ही लगाना, नहीं तो परम ही देगा। वो 1991 में सीडेक के द्वारा बनाया गया था, क्योंकि यही सही अर्थों में सुपर कंप्यूटर है। ठीक है ना। फिर परम, इस सीडेक के द्वारा जो बनाया गया वो दूसरा था परम द्वितीय, सीडेक के द्वारा बनाया गया था परम युवा द्वितीय 2013 में, अपने कोई काम का नहीं। फिर इसमें एक नाम आपको याद रखना है, ये तो सब पुरानी जानकारी होगी, नया इसमें कुछ नहीं है, नया मैंने आपको बता ही दिया है। हाँ, इसमें एक चीज और याद रखना आप कि हमारे आईआईटी ने कुछ बनाए हैं, जैसे परम शक्ति बनाया है आईआईटी खड़गपुर ने, परम शक्ति आईआईटी खड़गपुर ने बनाया है परम शक्ति। फिर एक बनाया है परम कामरूप, परम कामरूप आईआईटी गुवाहाटी ने बनाया है परम कामरूप। परम गंगा आईआईटी रुड़की ने, परम गंगा आईआईटी रुड़की ने बनाया है। परम अनंत आईआईटी गांधीनगर ने, परम अनंत आईआईटी गांधीनगर ने। ये कुछ सुपर कंप्यूटर हैं जो भारत की आईआईटीज ने बनाया। आईआईटी बेंगलुरु ने परम प्रवेग बनाया है, परम प्रवेग आईआईटी बेंगलुरु ने, आईआईटी बेंगलुरु ने। ठीक है ना। एक हमारा सुपर कंप्यूटर बनाया है अनुपम नाम से, अनुपम, ये बनाया है बार्क, BARC ने, भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट बार्क के द्वारा बनाया गया है। ठीक है ना। अब देखो इसमें हमको याद रखना है कि भारत सरकार सुपर कंप्यूटर के लिए एक मिशन चला रही है, सुपर कंप्यूटिंग मिशन, और ये मिशन चल रहा है 2015 में, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन 2015, 2015 में था ये, 7 वर्ष के लिए लाया गया था राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन। ठीक है ना। और स्वाभाविक सी बात है, सुपर कंप्यूटर मिशन है तो सुपर कंप्यूटर मिशन का उद्देश्य क्या होगा भाई? राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत क्या है, सुपर कंप्यूटर के तेजी से विकास करने की बात की गई कि भाई सीडेक पुणे के द्वारा हम क्या है सुपर कंप्यूटर को मिलकर विकसित करेंगे। तो देखो इसी नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत जो पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था वो परम शिवाय था, परम शिवाय। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन 2015 के तहत सीडेक पुणे और आईआईटी BHU ने मिलकर एक परम शिवाय सुपर कंप्यूटर बनाया था, परम शिवाय सुपर कंप्यूटर बनाया था। ठीक है 2015। अब 2015 की भी पुरानी बात हो गई। 2020-21 में, 2020-21 में सरकार ने भारत में सुपर कंप्यूटर अवसंरचना की स्थापना तथा विकास के लिए प्रमुख अनुसंधान संस्थानों के साथ कई समझौते किए हैं। 2021 में सीडेक
पुणे, इनने क्या किया है, भारत में सुपर कंप्यूटर, भारत में सुपर कंप्यूटर अवसंरचना की स्थापना, अवसंरचना की स्थापना तथा विकास के लिए, अवसंरचना की स्थापना तथा विकास के लिए भारत के प्रमुख अनुसंधानों के साथ समझौते किए हैं। भारत की प्रमुख अनुसंधान संस्था के साथ समझौते किए हैं। और ये जो मुहिम है ये आत्मनिर्भर भारत का एक हिस्सा है, आत्मनिर्भर भारत का एक हिस्सा है, आत्मनिर्भर भारत का एक हिस्सा है ये जो पहल की गई है। मतलब इसमें क्या किया गया है भाई, सीडेक पुणे इसरो के साथ समझौता किया है, डीआरडीओ के साथ समझौता किया है, फिर उन्होंने कहा हमारे जो मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है उससे समझौता किया है, कुछ आईआईटी से समझौता किया। मतलब देखो ले दे के बात है कि तमाम जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनको एक साथ लाके ये सबको अपने अपने स्तर पर क्या है सुपर कंप्यूटर के विकास का मौका दिया जाएगा, ताकि हम आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करें कि अपना जो सुपर कंप्यूटर है अपने आत्मनिर्भर स्थिति में बनाया जा सके। तो देखो इतनी बातें याद रखना है आपको काय में सुपर कंप्यूटर के संदर्भ में। इसमें जो देखो ये सब प्री के फैक्ट हैं, सारे प्री के फैक्ट हैं सुपर कंप्यूटर के संदर्भ में कि इतने प्रकार के सुपर कंप्यूटर अपन को याद रखना है। तो देखो अपन जो आकार के आधार पर सुपर कंप्यूटर देख रहे थे वो यही है कि आकार के आधार पर इतने टाइप के कंप्यूटर होते हैं, ठीक है ना। फिर अपन ने कंप्यूटरों का जो तीसरा प्रकार देखा था क्या, उद्देश्य के आधार पर। ये सुपर कंप्यूटर को हमने थोड़ा डिटेल में देख लिया क्योंकि यही हमसे पेपर में पूछेगा। तो जो उद्देश्य के आधार पर अंतिम जो देखा था वो हमने दो प्रकार के देखे थे, एक था सामान्य उद्देश्य और एक था विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर और दूसरा था विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर मतलब क्या है, जो जनरल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। जनरल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं मतलब जो हम घर में उपयोग में लाते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये सब जनरल पर्पस कंप्यूटर है, सब कुछ करते हैं ये, लेकिन बहुत सीमित रूप में करते हैं। फिर विशिष्ट उद्देश्य के कंप्यूटर क्या होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य के कंप्यूटर ऐसे होते हैं जिनका उपयोग किसी एक चीज के लिए किया जाता है। जैसे एक कंप्यूटर बनाया जो केवल मौसम की गणना करेगा, मौसम की गणना, मौसम का पूर्वानुमान, ये सब कुछ का अध्ययन करेगा, तो ऐसे कंप्यूटर को हम विशिष्ट उद्देश्य के कंप्यूटर कहते हैं। इसके अंतर्गत आ जाएगा आपका सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर, ये शब्द विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाए गए कंप्यूटर हैं, ठीक है ना। बाकी देखो ये इतने प्रकार के ही कंप्यूटर है जो मेन रिसर्च किया जा रहा है सुपर कंप्यूटर पे। फिर एक मैंने बताया भविष्य का कंप्यूटर क्या है, क्वांटम कंप्यूटर पे भी चर्चा हो रही जो प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत पर काम करेगा। फिर एक अलग से बायो कंप्यूटर की भी चर्चा हो रही है, बायो कंप्यूटर, इसकी भी चर्चा सुनने को मिलती है। बायो कंप्यूटर पे भी रिसर्च हो रहा है। बायो कंप्यूटर क्या होता है, नाम ही है बायो, जो जैविक पदार्थ जैसे डीएनए, मनुष्य का जो प्रत्येक जीव का जो जैविक पदार्थ होता है डीएनए, ये डीएनए या प्रोटीन का उपयोग कर डाटा को संरक्षित और प्रोसेस करेगा, इसलिए इसको डीएनए कंप्यूटर भी कह रहे हैं। यही क्या है, डीएनए के आधार पर डाटा को संग्रह करेगा, इसलिए इसको डीएनए कंप्यूटर भी कह रहे हैं या बायो कंप्यूटर या जैविक कंप्यूटर भी कह रहे हैं। एक और नैनो कंप्यूटर का भी शब्द यूज करते हैं, नैनो कंप्यूटर। नैनो कंप्यूटर क्या है भाई, जो गणना करने के लिए या फिर जो नैनो ट्यूब्स की प्रयोग करेगा, नैनो ट्यूब्स, और नैनो ट्यूब्स का प्रयोग करेगा मतलब कंप्यूटर आकार में बहुत छोटा होगा, नैनो स्तर पर ये काम करेगा, ठीक है ना। तो देखो ये ही हैं कंप्यूटर के प्रकार। मेन इसमें बस क्या है, आपको सुपर कंप्यूटर के संदर्भ में ही देखना है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन भी देख लिया और इसमें कुछ इतना नहीं है, बस इतना ही है सुपर कंप्यूटर, ठीक है ना। आगे इसमें अपन अब कल देखेंगे।